नमस्कार दोस्तों, आज अपन डिस्कशन करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, क्या थे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे अपन। और चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्यन डायनेस्टी के संस्थापक थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक और 350 से 295 ईसा पूर्व तक इनका शासन था। चंद्रगुप्त मौर्य जन्म हुआ था इनका 345 ईसा पूर्व में, राज्य इन्होंने 321 से मान सकते हैं अपन, और 300 295 ईसा पूर्व तक ये थे। भारत के महान सम्राट थे। इन्होंने मौर्य राजवंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण की तिथि 321 ईसा पूर्व निर्धारित की जाती है। उन्होंने लगभग 24 वर्ष तक शासन किया था। इस प्रकार उनके शासन का अंत 285 ईसा पूर्व हुआ था। भारतीय तिथि क्रम अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का शासन ईसा पूर्व, देखो ये गलत लिखा हुआ है, में प्रारंभ हुआ था। अब आगे देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और भी जानकारी हम लेते हैं। मेगास्थनीज ने 4 साल तक चंद्रगुप्त की सभा में एक यूनानी राजदूत के रूप में सेवाएं दी। ग्रीक और लैटिन लेखों में चंद्रगुप्त को क्रमशः सेंड्रोकोटस या एंडोकोटस नाम से भी जाना जाता है। सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस ये चंद्रगुप्त के ही नाम थे। और मेगास्थनीज नाम का जो दूत था जिसने इंडिका बुक लिखी थी, वो भी वही थे। चंद्रगुप्त मौर्य की प्रतिमा काफी फेमस है, बिरला मंदिर में लगी हुई है। बिरला मंदिर दिल्ली में, शैल चित्र है ये। चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण सम्राट है। चंद्रगुप्त के सिंहासन संभालने से पहले सिकंदर ने उत्तर पश्चिम भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण किया था और 324 ईसा पूर्व उसकी सेना का विद्रोह की वजह आगे का अभियान छोड़ दिया, मतलब विद्रोह कर दिया तो आगे का अभियान नहीं किया था, जिससे भारत, ग्रीक और स्थानीय शासकों द्वारा शासित भारतीय उपमहाद्वीप वाले क्षेत्र की विरासत सीधे तौर पर चंद्रगुप्त ने संभाली। चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य, जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, जो चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री भी थे, के साथ एक नया साम्राज्य बनाया था। उस समय एक नया साम्राज्य उन्होंने बनाया था चंद्रगुप्त के साथ मिलकर। और देखते हैं इनके बारे में। सिद्धांतों को लागू किया, एक बड़ी सेना का निर्माण किया, उससे साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करना जारी रखा। इनके बारे में नॉलेज देखते हैं। जन्म इनका हुआ था 345 ईसा पूर्व के समथिंग। पिपली वन गणराज्य वर्तमान में गोरखपुर क्षेत्र उत्तर प्रदेश में हुआ था। मौत इनकी हुई थी 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला कर्नाटक में, जो कि 48 या 47 की उम्र होगी। समाधि इनकी श्रवण बेलगोला कर्नाटक मैसूर में चंद्रगिरी पर्वत में ली थी इन्होंने। पदवी इनकी थी सम्राट की। उत्तराधिकारी इनका था सम्राट बिंदुसार। धर्म इनका था वैदिक जैन दीक्षा। और जीवन साथी इनकी थी दूरदरा, जो महान पद्मानंद की बेटी थी, और हेलेना सेलिकस निकेटर की पुत्री, वो भी इनकी पत्नी थी। बच्चे थे इनके बिंदुसार, जहाँ तक नॉलेज प्राप्त है हमें। अब हम आगे भी देखेंगे। इनके जो माता-पिता थे वो महारानी धर्मा और महाराज चंद्रवर्धन इनके माता-पिता थे। आगे देखते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय भारत में लगभग समस्त उत्तर भारत में घनानंद द्वारा शासित था। चाणक्य तथा चंद्रगुप्त ने नंद वंश को समाप्त करने का निश्चय किया। अपनी उद्देश्य सिद्धि से निमित्त चाणक्य और चंद्रगुप्त ने एक विशाल विजय वाहिनी प्रबंध किया। और ब्राह्मण ग्रंथों नंदोन्मूलन का श्रेय चाणक्य को दिया गया है। अर्थशास्त्र में कहा है कि सैनिकों की भर्ती चोरों, मलेच्छों, आटाविकों और शास्त्रोपजीवी श्रेणी से करनी चाहिए। मुद्रा राक्षस से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने हिमालय प्रदेश के राजा प्रवंतक से संधि की, और चंद्रगुप्त की सेना ने शक, यवन, किरात, कंबोज, पारसिक और वाहिक भी होंगे, मतलब वो थे। प्लूटार्क के अनुसार सेंद्रोकोटस, जो सेंड्रोकोटस इनका नाम था, ये संपूर्ण भारत में 6 लाख सैनिकों की विशाल वाहिनी द्वारा जीतकर अपने अधीन कर लिया था। और जस्टिन के मस में भारत चंद्रगुप्त के अधिकार में था। आगे देखते हैं इसको। चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम अपनी स्थिति पंजाब में सुदृढ़ की। उसका यवनों के विरुद्ध स्वामित्व युद्ध संभवतः सिकंदर की मृत्यु के कुछ ही समय बाद आरंभ हो गया था। जस्टिन के अनुसार सिकंदर की मृत्यु के उपरांत भारत ने सेंद्रोकोटस के नेतृत्व में दासता के बंधन को तोड़ फेंका और यवनों राज्यपालों को मार डाला। चंद्रगुप्त ने यवनों के विरुद्ध अभियान में लगभग 323 ईसा पूर्व प्रारंभ किया होगा, किंतु उन्हें इस अभियान में पूर्ण सफलता 317 ईसा पूर्व एवं उसके बाद मिली होगी, क्योंकि इसी वर्ष पश्चिम बंगाल के शासक क्षत्रप यूडेमस थे ने अपनी सेनाओं सहित भारत छोड़ा। चंद्रगुप्त के यवन युद्ध के बारे में विस्तार पूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इस सफलता से उन्हें पंजाब के सिंध प्रांत मिल गए। चंद्रगुप्त मौर्य के महत्वपूर्ण युद्ध घनानंद के साथ उत्तराधिकार के लिए हुआ। जस्टिन एवं प्लूटार के वृत्तों से स्पष्ट है कि सिकंदर के भारत अभियान के समय चंद्रगुप्त ने उसे नंदों के विरुद्ध युद्ध के लिए भड़काया था, किंतु किशोर चंद्रगुप्त के व्यवहार ने यवन विजेता को क्रूर कर दिया। भारतीय साहित्यिक परंपराओं से लगता है कि चंद्रगुप्त और चाणक्य के प्रति नंद राजा का अत्यंत असहिष्णु रह चुके थे, तो असहिष्णु भी रहे थे उस समय उनके इनके प्रति। आगे देखते हैं। महावंश टीका। महावंश टीका में उल्लेख लगता है कि चंद्रगुप्त ने आरंभ में ही नंद साम्राज्य के मध्य भाग पर आक्रमण किया था, किंतु उन्हें शीघ्र ही अपनी त्रुटि का पता चल गया और नए आक्रमण सीमांत प्रदेशों से आरंभ हुए। अंततः उन्होंने पाटलिपुत्र को घेर लिया और घनानंद को मार डाला। इसके बाद ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण में भी किया। मामूल नार नामक प्राचीन तमिल लेखक तिरुनेलवेली जिले में पोदियली पहाड़ियों पर मौर्य आक्रमणों का उल्लेख किया। इसकी पुष्टि अन्य प्राचीन तमिल लेखकों ग्रंथ से भी होती है। आक्रामक सेना और युद्ध प्रिय कौशल लोग सम्मिलित थे। आक्रमक कोंकण से एनीमेले की पहाड़ी से होते हुए कोंगू कोयम्बटूर जिले में आए और यहाँ से पोदियाल की पहाड़ी में पहुंचे। दुर्भाग्यवश उपयुक्त उद्देश्यों
उल्लेखों में मौर्य वाहिनी नायक नाम से प्राप्त नहीं होता है, किंतु वाम मौर्यर से प्रथम मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त का अनुमान अधिक संगत लगता है। मतलब ये वाला नाम था उसमें। चलो आगे देखते हैं। मैसूर से उपलब्ध कुछ अभिलेखों में चंद्रगुप्त द्वारा शिकारपुर तालुक के अंतर्गत नागरखंड की रक्षा करने का उल्लेख मिलता है। उक्त अभिलेख से 14वीं शताब्दी का है, किंतु ग्रीक तमिल लेखकों आदि के साक्ष्यों के आधार पर इसकी ऐतिहासिकता एकदम अस्वीकृत नहीं की जा सकती। चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र की विजय भी की थी। महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्रमाणित होता है कि वैश्य पुष्यगुप्त यहाँ के राज्यपाल थे उस समय। ये गिरनार के अभिलेख से होता है। चंद्रगुप्त का अंतिम युद्ध सिकंदर के पूर्व सेनापति तथा समकालीन सीरिया के सम्राट सेल्यूकस के साथ हुआ था। सेल्यूकस थे उस समय चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी। ग्रीक इतिहासकार जस्टिन के उल्लेखों से प्रमाणित होता है कि सिकंदर ने मृत्यु के बाद सेल्यूकस को अपने स्वामी के सुविस्तृत साम्राज्य के पूर्वी भाग का उत्तराधिकार प्राप्त हुआ। सेल्यूकस सिकंदर के भारतीय विजय की पूरी करने के लिए आगे बढ़ा, किंतु भारत में राजनीतिक स्थिति अब एक परिवर्तित हो चुकी थी। लगभग सारा क्षेत्र एक शक्तिशाली शासक के नेतृत्व में था। सेल्यूकस 305 ईसा पूर्व के लगभग सिंधु के किनारे आ उपस्थित हुआ। ग्रीक लेखक ने इस युद्ध का ब्यौरेवार वर्णन नहीं करते हैं, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त की शक्ति के सम्मुख सेल्यूकस को झुकना पड़ा। फलतः सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को विवाह के एक यवन कुमारी हेलेना और एरिया हेरात, एराकोसिया यानी कंधार और परोपनिसा यानी काबुल, जंद्रोसिया यानी बलूचिस्तान प्रांत देकर संधि क्रय की। इसके बदले चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी भेंट किए थे। और ऊपरी लिखित प्रांतों को चंद्रगुप्त मौर्य और उसके उत्तराधिकारियों के शासनापर्यंत होना कंधार से प्राप्त अशोक के द्विभाषी लेख से सिद्ध हो गया। इस प्रकार स्थापित किए गए मैत्री संबंध को स्थायित्व प्रदान करने की दृष्टि से सेल्यूकस मेगास्थनीज के नाम एक दूत चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा, और यह वृत्तांत इस बात का प्रमाण है कि चंद्रगुप्त प्राय संपूर्ण राज्यकालों युद्धों में साम्राज्य विस्तार करने में बीता होगा। आगे देखते हैं। ये आपके चंद्रगुप्त के 16 सपने महावीर जी मंदिर जो भी है यहाँ पे बना हुआ है शयन में। और आगे देखते हैं। श्रवणबेलगोला में मिले शिलालेखों के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम दिनों में पितृ मतानुसार जैन मुनि हो गए थे। मतलब जैन धर्म ग्रहण कर लिया था उन्होंने। चंद्रगुप्त के अंतिम मुकुटधारी मुनि हुए, और उनके बाद कोई भी मुकुटधारी शासक दिगंबर मुनि नहीं हुए। अतः चंद्रगुप्त ने जैन धर्म में महत्वपूर्ण स्थान है, और स्वामी भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चले गए। वहीं उन्होंने उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया। श्रवणबेलगोला की जिस पहाड़ी पर वे रहते थे उसका नाम चंद्रगिरी था, और वहीं पर बनाया हुआ उनका चंद्रगुप्त बस्ती नामक मंदिर भी है। वहाँ पे अभी भी मंदिर है उनका। ये आपके लिखा हुआ है। अंतिम श्रुत अंतिम श्रुत केवल भद्रबाहु स्वामी सम्राट चंद्रगुप्त के आगमन को दर्शाता हुआ एक शिलालेख है। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस, चंद्रगुप्त का विवाह, ये हम किसी और वीडियो में डिस्कशन करेंगे। विवाह सैन्य शक्ति कितनी थी इसके बारे में किसी और वीडियो में हम देखेंगे। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।